हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। आज हम फिर से करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो के साथ हैं जिसमें हम 7 टू 13 अगस्त 2022 के हम जो हैं करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी CDS, FCAT, CAPF, HAS और HPLite जैसे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी एग्जामिनेशन जैसे आप SSC का एग्जामिनेशन भी देते हैं तो उनके लिए भी ये करंट अफेयर्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप CPO सेंट्रल जो आपका सब इंस्पेक्टर है आपका दिल्ली पुलिस में और आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जिन्हें हम CAPF में भी इंक्लूड करते हैं, उन एग्ज़ामिनेशंस के लिए भी आप ये करंट अफेयर यूज़ कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स को इन डिटेल इसलिए लिखा गया है क्योंकि इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं या उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जो वीडियो है ये पहुंचना चाहिए ताकि सबको इस वीडियो का फ़ायदा हो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। सबसे पहला है स्वीडन ऑन फिनलैंड। देखो, अमेरिका जो है वो नाटो जो है वो अमेरिका का एक अलायंस ग्रुप है जो कि 1949 में बना था, और ब्रुसल जो है इसका हेडक्वार्टर है। ब्रुसल जो है वो आपके बेल्जियम की जो है वो क्या है, कैपिटल है। और इसके जो चेयरमैन है दैट इज़ जेंस स्टोलनबर्ग जो है ये इसके चेयरमैन है। अब देखो, नाटो जो है ये बना किस लिए? अगर आप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म देखते हो तो अटलांटिक ओशन, या आप अटलांटिक ओशन देख रहे हैं, इसके साथ लगने वाली जो कंट्रीज़ हैं वो इसकी मेंबर्स है। जैसे कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में देखोगे तो कनाडा और अमेरिका इसके मेंबर, उसके बाद वेस्ट यूरोप जो है वो इसका मेंबर है। अब ये जो एक्सपेंशन हो रहा है जिसमें से आपने देखा होगा कि यूक्रेन जो है वो भी एक तरीके से मेंबर बनना चाहता था नाटो का, तो रशिया को प्रॉब्लम थी क्योंकि यूक्रेन रशिया के बॉर्डर के साथ लगता है और रशिया एक तरीके से यूक्रेन को अपना ही पार्ट मांगता है। सो ये एक तरीके से जो एक्सपेंशन हो रहा है नाटो का, उसी में अब ये कहा जा रहा है कि जो सेनेटर्स हैं उन्होंने, US सेनेटर्स जो है उन्होंने अप्रूव किया है कि स्वीडन और फिनलैंड, अगर आप देख सकते हैं तो ये आपका स्वीडन है और आपका फिनलैंड जो है दिस इज़ योर फिनलैंड, ये दोनों कंट्रीज़ भी अब क्या है कि नाटो की मेंबरशिप चाहती हैं। ठीक है, तो US प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उन्होंने अभी ये अपने सेनेट के थ्रू इशू किया है कि वो सपोर्ट करते हैं स्वीडन और फिनलैंड को एज ए नाटो मेंबर। सो अभी नाटो में टोटल 30 मेंबर्स हैं। अगर स्वीडन और फिनलैंड भी अगर इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि अगर आप देखते हो तो यहाँ पे रशिया देखो, रशिया इसके साथ लगता है। सो रशिया को प्रॉब्लम फिर से होगी। फिनलैंड पे उन्होंने पहले ही वार्न किया है कि अगर वेस्टर्न यूरोप से अगर कोई और जो रशिया के बॉर्डर के साथ जो कंट्रीज़ लगती हैं जैसे एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, इनको भी रशिया ने वार्न किया क्योंकि इसके साथ भी रशिया का बॉर्डर लगता है। बेलारूस तो चलो ठीक है, वो आपकी नाटो मेंबर नहीं है। जैसे अभी CDS में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा नाटो मेंबर नहीं है। अब देखो, यहाँ से मैं आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ, इन डिटेल क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि आप एक UPSC लेवल के एग्ज़ाम को दे रहे हैं, जैसे CDS दे रहे हैं, आप CAPF दे रहे हैं, NDA दे रहे हैं, और हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप देखो यहाँ पे वो करंट अफेयर आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा। तो नाटो अगर न्यूज़ में है तो उसने सिंपल आपसे पूछा इनमें से कौन सा नाटो मेंबर नहीं है। तो अगर आप देखते हो तो बेलारूस के थ्रू ही रशिया ने जो है वो यूक्रेन पे अटैक किया था। बेलारूस ने एक तरीके से हेल्प की थी रशिया की टू काउंटर द यूक्रेन। तो यहाँ ऑप्शन में कहीं बेलारूस आ गया तो वो आंसर था, वो नाटो मेंबर नहीं है। तो यही चीज़ों का आपको ध्यान होता है जब आप इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ को करंटली और करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करते हो। ओके, सो मेरा पूरा एक एफर्ट रहता है कि आपको जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, फालतू के करंट अफेयर्स हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा पार्ट है और एक तरीके से बड़ा वास्ट है, तो इसमें हम बड़ा चूज़ करके लाते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए सही हो। तो इसमें आपने ध्यान में रखना है, जैसे अगर आप देखो ये जो स्वीडन और फिनलैंड है, आपने सुना होगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में सुना होगा आपने। ओके, आपने नॉर्डिक कंट्री के बारे में सुना होगा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो नॉर्डिक कंट्रीज़ के दौरे पे गए थे। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ अगर आप देखोगे तो उसमें कौन कौन सी आती है, आपकी आइसलैंड आती है, फिनलैंड आती है, स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है और डेनमार्क आता है। तो ये 5 नेशन मिलकर नॉर्डिक कंट्रीज़ बनाती हैं। बट अगर जब हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ये नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये तीनों मिलकर, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप ये ध्यान में रखना कि आइसलैंड और फिनलैंड जो है वो आपके स्कैंडिनेवियन में पार्ट में नहीं आती। जो लैंड लगता है जिनके साथ वो स्कैंडिनेवियन में नहीं आएंगे, नॉर्डिक में आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना कि कौन जो नए मेंबर्स हैं जो कि नाटो की मेंबरशिप पाना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड गवर्नमेंट। अगर आप उत्तराखंड को देखोगे तो उत्तराखंड जो है
ये 2000 में यूपी से अलग हुआ था। और इसके साथ लगने वाली जो स्टेट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी इसके साथ कनेक्ट होता है। और इसके साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो आपकी चाइना और नेपाल लगती है। इसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिखेंगी। तो अभी जो वहाँ के सीएम हैं उन्होंने बोला है कि डिसाइड किया है कि दे विल डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में वो एक संस्कृत स्पीकिंग विलेज ज़रूर जो है वो डेवलप करेंगे। तो सिटीज़न जो उस विलेजेस के होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा बाय द एक्सपर्ट्स जो कि एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज को अच्छे से जानते हैं और उसको एक तरीके से मीडियम ऑफ डेली कम्युनिकेशन, मतलब वहाँ पे अगर आप किसी से बात करोगे तो वो संस्कृत में बात करेंगे। तो उत्तराखंड के जो संस्कृत एजुकेशन मिनिस्टर फॉर संस्कृत एजुकेशन है उन्होंने स्टार्ट किया और उन विलेजेस को हम संस्कृत ग्राम के नाम से जाना जाएगा। सो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स हैं, एक देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है और गैरसैंण जो कि समर कैपिटल है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सी स्टेट है जिसकी 3 जो हैं वो कैपिटल्स हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और उसके गवर्नर जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वो इसके गवर्नर हैं। नेक्स्ट है न्यू पेमेंट सिस्टम फॉर एनआरआईज। सो आरबीआई ने अभी अगर कोई एनआरआई किसी और कंट्री में रहता है और वो अपनी फैमिली के जो डेली बेसिस बिल्स होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो गैस का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, लैंडलाइन का बिल है, ब्रॉडबैंड का बिल है, मोबाइल बिल है, वाटर बिल है, डीटीएच बिल है, वो सभी बिल्स को अगर वो पे करना चाहता है तो वो इस मीडियम के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं बीबीपीएस, मतलब इसका आप फुल फॉर्म देखेंगे भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है, ये उनको यूज़ करके बिल पेमेंट की फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की गई है। सो इट इज़ बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अलाउ नॉन रेजिडेंट इंडियंस टू मेक यूटिलिटी, एजुकेशन एंड अदर बिल पेमेंट्स बिहाफ ऑफ द फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन इंडिया। सो इसमें जो हेल्प की है दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे बाकी डिजिटल जैसे जो भी कंपनीज़ हैं जैसे गूगल पे है, भारत पे, वो सब इन्हीं के द्वारा रेगुलेट की जाती है। और ये कब बना था? 2008 में ये बना था। नेक्स्ट आता है आपका हिरोशिमा डे। देखिए हिरोशिमा डे एंड नागासाकी डे, आपको इसके बारे में तो आप सभी ने सुना होगा कि 1945 में जब जापान और अमेरिका का युद्ध हो रहा था तो उस टाइम पे अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब जो चलाया था, एक आपका चलाया था 6 अगस्त 1945 को जो था हिरोशिमा पे जो इन्होंने चलाया था, और दूसरा इन्होंने चलाया था 9 अगस्त 1945 में जिसको बोलते हैं नागासाकी। तो इन दोनों को एक तरीके से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, हिरोशिमा डे एंड नागासाकी डे। अब जो बॉम्ब, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो है कि 6 अगस्त 1945 को जो बॉम्ब गिराया गया था वो हिरोशिमा पे जो गिराया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। सो ये अगस्त 6 को एटॉमिक बॉम्ब जो गिराया गया था 1948 टू एंड द वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो ये इट इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो अटैक हुआ है। सो ये 77th एनिवर्सरी जो है इसकी वर्ल्ड फर्स्ट एटॉमिक बॉम्बिंग जो है वो एक तरीके से ऑब्जर्व की गई है। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट के जो है इलेक्शंस हुए, अब उसके बाद जो 14th प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं। सो देखिए सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन क्या मैं आपको बताता हूँ कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो, अगर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? अगर आप लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करते हो तो एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को, और जो लेजिस्लेचर होते हैं जैसे आपके एमपीज़, एमएलएज, ये लॉ को बनाते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आप सबसे पहले देखेंगे तो प्रेसिडेंट सबसे टॉप पे आएगा और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आएगा, देन प्राइम मिनिस्टर है, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देन योर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आपके किस में आते हैं? आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड सबसे हाईएस्ट जो है वो पोस्ट होती है ऑल ओवर इंडिया में। सो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है ये आपका अभी हुआ है। और देखिए एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है ये दोनों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे जिसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, जैसे राज्यसभा के इलेक्शंस हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के हो गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के हो गए, प्रेसिडेंट के हो गए। ये इलेक्शंस आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू होते हैं। और जो बाकी होते हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम। फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम जो कि हमने यूके से लिया है, जिसमें हमारे एमपी, एमएलएज, म्यूनसिपैलिटी और आपके पंचायत, इन सब के इलेक्शंस जो होते हैं, लोकसभा के, विधानसभा के, इन सब के इलेक्शंस आपके फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होते हैं। सो इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन, सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट के थ्रू भी आपके ये इलेक्शंस होते हैं।
सो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे पहले थे एम वेंकैया नायडू, उनका जो टेन्योर है वो अगस्त 10 तक ख़त्म हो जाना था। तो इसका मतलब है कि आपका जो अलग नेक्स्ट इलेक्शंस है वो 10 अगस्त से पहले हो जाने चाहिए। तो ये इलेक्शंस आपके 6 अगस्त 2022 को भी हुए हैं, इसकी न्यूज़ आपने सुनी होगी। सो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। अब यहाँ पे एक और आपको मैं चीज़ बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपके इंडिया में सारे इलेक्शंस करवाता है, बट एक दो को छोड़ के, एक आपका पंचायत का इलेक्शन और दूसरा आपका कौन सा इलेक्शन है, म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन। इन दोनों के इलेक्शंस जो हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है और बाकी इलेक्शंस जो हैं आपके वो सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। और जब तक दूसरे का एक्सपायर टर्म खत्म होने वाला था, जैसे वेंकैया नायडू का जो टेन्योर है वो अगस्त 10 को ख़त्म हो रहा है, तो उससे पहले ही इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो यही कंटिन्यू करेंगे जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट चुन नहीं आ जाता, ठीक है ना। तो इसमें अब देखा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है। तो इसमें होता है कि आपके लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आप नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी इंक्लूड करोगे और इसमें आप इलेक्टेड मेंबर्स को भी क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, ठीक है ना। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफर वोट आपका इसमें होगा। सो इसमें क्वालिफिकेशन अगर बात की जाए तो सिटीज़न ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है और 35 ईयर्स जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का मेंबर होना, मतलब होना नहीं ज़रूरी है, मतलब इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का क्या बन सके, मेंबर बन सके। और शी और ही विल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपने किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में कोई और पोस्ट या जहाँ से आपको इनकम आती हो वो ऐसी कोई नहीं होनी चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट शुड बी नॉमिनेटेड बाय एटलीस्ट 20 MPs एज ए प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स, मतलब लोगों ने 20 MPs ने इनका नाम क्या किया हो, प्रपोज किया हो। एंड आफ्टर द इलेक्टेड एज ए वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ राज्य, मतलब ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये इनकी मेन ड्यूटी होती है। सो ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब जब भी आप वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालेंगे, प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालेंगे, तो आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। तो ये मैंने आपको थोड़ा बता जो है इसका ऑल ओवर आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कल्चर मिनिस्ट्री ने अभी स्टार्ट किया है बड़े चलो कैंपेन। अब देखो यहाँ इसको डाला क्यों है मैंने करंट अफेयर्स में, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि बड़े चलो कैंपेन जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा है। तो यहाँ आपको इसके नाम से एग्जैक्टली नहीं पता लगेगा कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा है। सो कल्चरल मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उनके द्वारा जो है ये बड़े चलो कैंपेन जो है वो आपका स्टार्ट किया गया है, जिसमें ये किया जाएगा कि जो यूथ ऑफ इंडिया है उसको एक तरीके से पैट्रोटिज्म जो है उनके में जगाया जाएगा। क्योंकि अभी हम 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं हमारी आज़ादी के, जिसमें हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो मना रहे हैं। सो बड़े चलो कैंपेन है जिसमें एक यंग एंथम को भी हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। सो एंथम कैन एनकरेज द पीपल टू कम फॉरवर्ड हॉइस्ट तिरंगा इन देयर होम्स। हर घर तिरंगा वाला जो इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया है, तो वो इनिशिएटिव भी इसमें इंक्लूड होगा, ओके। नेक्स्ट है जगदीप धनखड़। अभी हम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, तो जगदीप धनखड़ जो हैं ये नए हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने, जो कि NDA गवर्नमेंट के कैंडिडेट हैं, 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। सो ही इज़ द सेकंड लीडर फ्रॉम द राजस्थान टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। और ये 1951 में एक एग्रीगन हाउस होल्ड फैमिली में से झुंझुनू राजस्थान से ये बिलोंग रखते हैं। और इन्होंने स्कूलिंग जो है वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से की है। फिर इन्होंने कंप्लीट ग्रेजुएशन अपनी फिजिक्स में की है, देन LLB भी की है इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। 1990 में ये सीनियर एडवोकेट बने और राजस्थान हाईकोर्ट में 1989 में ये पॉलिटिक्स में भी है। एंड ही इलेक्टेड एज अ लोकसभा, झुंझुनू राजस्थान से लोकसभा मेंबर भी बने। और 1990 में ये यूनियन मिनिस्टर भी बने और 2019 में ये गवर्नर ऑफ बंगाल बने। अभी रिसेंटली इनकी तृणमूल कांग्रेस के साथ भी ज़्यादा अनबन रहती थी, इसीलिए अब ये वहाँ से गवर्नरशिप छोड़ के ये वाइस प्रेसिडेंटशिप जो है वो ज्वाइन किया। मैंने अभी आपको बताया था कि वो किसी भी पोस्ट पे नहीं होने सकते, तो उनको वहाँ से रिज़ाइन दिया उन्होंने गवर्नर ऑफ आपके वेस्ट बंगाल से, और अब ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। सो ध्यान में रखिएगा जगदीप धनखड़, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के जितने भी छोटे बड़े एग्जाम्स हैं उन सभी में ये चीज़ पूछी जाएगी आपसे। और ये कौन से नंबर के बने हैं ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताइए कि अभी जो हमारे न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन लेडी हैं जो प्रेसिडेंट बनी है और कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है अभी डेलोइट इंडिया से टू
मेक द यूपी एज ए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो अभी जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं जो कि यूपी के सीएम हैं, उन्होंने बोला है कि हम जितना पोटेंशियल है यूपी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यूपी जो है हमारे में बहुत चीज़ों में आगे है, पॉपुलेशन में राइज है, तो बहुत ज़्यादा जो इसकी स्टेट जीडीपी है वो भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, बट अगर हम उसको फुली एक तरीके से यूज़ करें तो इसीलिए में डेलोइट जो इंडिया है वो इसमें हेल्प करेगा। 2027 तक ये इन्होंने टारगेट सेट किया है कि ये यूपी को एक तरीके से $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान में रखना डॉलर की बात की गई है। सबका साथ सबके विकास के साथ जो पॉलिसी है उसके साथ करेंगे। ये एक तरीके से अगले नेक्स्ट डेज में पूरा प्लान बनाएंगे किस तरीके से सेक्टर वाइज हम स्टडी करेंगे ये, और ये फिर हाई लेवल कमेटी बनाई जाएंगी जिसके एक चीफ सेक्रेटरी होंगे जो कि एक IAS ऑफिसर होंगे, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है वो उस प्लान को फिर क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। जो आपकी डेलोइट है ये एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है, और ये यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये ध्यान में रखना कि किसके साथ MOU किया है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और करंट अफेयर हमारा दैट इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी रिसेंटली हमने क्विट इंडिया मूवमेंट की 80th एनिवर्सरी जो है वो एक तरीके से ऑब्जर्व की है। 80 साल हो गए क्विट इंडिया मूवमेंट को। देखो अगस्त 8 2022 को हमने किया, तो मतलब अगस्त 8 को ही आपका क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा अगर मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाऊं तो ये एक तरीके अगस्त क्रांति भी कहा जाता है इसको, और इसी में गांधी जी ने डू और डाई का नारा भी दिया था, ठीक है। और अगस्त 8 1942 को 1942 को मुंबई सेशन में ये लॉन्च किया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस का, और ये सेशन कहाँ हुआ था, अगस्त क्रांति मीनार जिसको हम ग्वालियर टैंक मैदान भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तभी मैंने इसको हाईलाइट किया है। और ड्यूरिंग दिस मूवमेंट जो सबसे मेन जो लेडी जो कि फेमस हुई, जिन्होंने सबसे बड़ा पार्टिसिपेट किया, दैट इज़ अरुणा असफ अली, जिन्होंने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था एट द अगस्त क्रांति मैदान। और यूसुफ मेहरली वो भी एसोसिएट थे इस मूवमेंट के साथ जिन्होंने क्विट इंडिया का स्लोगन दिया। और साइमन गो बैक का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूसुफ मेहरली जिन्होंने साइमन गो बैक का नारा दिया और क्विट इंडिया का नारा भी दिया था। अब देखो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ ही क्यों। देखो इंडियंस काफ़ी देर से डिमांड कर रहे थे कि हमें डुअल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, या फिर हमें एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें अब क्या चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें डुअल स्टेटस नहीं चाहिए बाय द गवर्नमेंट। उससे पहले 1940 में इन्होंने अगस्त ऑफर भेजा था, वो फेल हो गया, ठीक है। उसमें उन्होंने ड्यूल स्टेटस देने की कोशिश की। उसके बाद 1942 में, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और उस टाइम पे अमेरिका जो है और जो बाकी जैसे रशिया है ये एक तरीके से डिमांड रख रहे थे ब्रिटिश के सामने कि आपको इंडियंस का साथ देना या मांगना होगा, अगर विदाउट इंडियंस हम ये इसकी हेल्प से हम वर्ल्ड वॉर में नहीं जीत सकते हैं, मतलब इंडियंस को भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इंडियंस उस पर साथ जो है वो नहीं दे रहे थे, तो इसलिए बार बार इंडियंस की बात को मनाने के लिए, उनको लुभाने के लिए कि हम आपके लिए ये करेंगे, अब हम ये करेंगे, वो चीज़ें आ रही थी। तो सबसे पहले अगस्त ऑफर आया आपका 1940 में, देन 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया तो क्रिप्स मिशन भी एक तरीके से क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन जो इमीडिएट कॉज बना क्विट इंडिया का, दैट इज़ फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, जो कि एक बार के लिए उसके बाद हमारा जो क्विट इंडिया मूवमेंट है जो गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये क्या मांग रहे थे, सेल्फ गवर्नमेंट और नया कॉन्स्टिट्यूशन मांग रहे थे। बट उसके बाद गांधी जी हैं जिन सबको क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया, बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, सरकार ने इसको दबा दिया। 1944 में ये पूरी दब गया, बट फिर भी अरुणा असफ अली खान और बाकी जो लीडर्स थे इनकी मदद से ये काफ़ी ज़्यादा लोगों तक जो है वो मूवमेंट पहुँचाया गया, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन आर्मी स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज। सो अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज जो है वो अभी की है, जिसमें वो अपनी स्पेस डोमेन जो कैपेबिलिटीज़ है उसको चेक करता है। जो हमारी जो जितनी भी लार्ज स्केल एक्सरसाइज हैं, है ना, हम जब करते हैं तो कभी भी हम कोई भी हमारे को जो सिक्योरिटी मिलती है वो ऊपर से जो सैटेलाइट्स जो हमारे को इन्फॉर्मेशन देती है, हमारी एसेट है वो एक तरीके का, उसको चेक करना, हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ग्राउंड लेवल पे उसको चेक करना है, इसलिए ये स्काईलाइट एक्सरसाइज की गई है। अब इसमें इन्होंने जो है वो क्या कवर किया, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी क्या किया गया, कवर किया गया, और नदर्न बॉर्डर्स को जो कि चाइना, पाकिस्तान और क्या बोलते हैं अफगानिस्तान के साथ, हमारे अफगानिस्तान का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ जो POK वाला रीजन लगता है, इस वाले रीजन को भी एक तरीके से क्या है कि सैटेलाइट्स के थ्रू पूरा
चेक किया गया। चेक का मतलब होता है कि हम उसको पूरा एक तरीके से यूज़ करते हैं एज ए वॉर, हम इसको कितना यूज़ कर सकते हैं, कितना उसकी कैपेबिलिटी है, क्या वगैरह, वो सब चेक कर दिया था। तो इसमें जो आई विटनेस पार्टिसिपेशन है वो इसरो का भी है, क्योंकि सारी सेटेलाइट्स हमारे इंडिया में कौन संभालता है, इसरो भी संभालता है, और जो भी अदर एजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल है स्पेस और ग्राउंड सेगमेंट्स में वो भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, नेक्स्ट है परवाज़ मार्केट लिंकेज स्कीम। ये परवाज़ मार्केट जो लिंकेज स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च की है, जिसमें रिसेंटली जो है कि एक इनोवेटिव आइडिया स्टार्ट किया है, जिसमें जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशंस है जो फार्मर्स की, उसको क्या किया गया, उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए जो है स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें क्या है कि एक तरीके से मार्केट लिंकेज सपोर्ट फॉर शिपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर परशिबल्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। आपके पास सामान है, उसको किस तरीके से मार्केट में पहुंचाएगा, उसमें ट्रांसपोर्ट लगता है, उसमें लेबर लगती है, और उसमें मंडी है, उसको फिर आप ट्रांसपोर्ट में कई प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है, आपका रेल का ट्रांसपोर्ट होता है, देन आपका एयर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सारी फैसिलिटी इसमें दी जाएंगी, और जो सब्सिडी है फ्राइट चार्जेस की, उसमें 25% की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड के द्वारा जो भी सब्सिडी है वो वहीं से डायरेक्टली उनके अकाउंट पे पहुंच जाएगी। तो जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन जो है वो इसको क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें आपको सिंपल ध्यान में रखना है प्रवास जो है वो क्या है और किस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है या यूटी गवर्नमेंट की तरफ से है। फर्स्ट रिपेयर ऑफ यूएस नेवी शिप इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में अमेरिकन शिप जो है वो एक तरीके से रिपेयर करने के लिए है। देखो LEMOA, इसको आप देख रहे होंगे, ये एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में इंडिया ने साइन किया था, जिसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये एक मिलिट्री एग्रीमेंट है इंडियन आर्म फोर्सेस यूएस आर्म फोर्सेस का। देखो हम यूएस की फोर्सेस को अपना लैंड यूज़ नहीं करने दे सकते, जैसे कि अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये यूज़ करने देते हैं अपने लैंड को, वहाँ पे आप यूएस अपने बेस बनाता है। बट हमारा इनके बीच में ये जो आप बोल सकते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक टर्म्स इसमें साइन किए गए। जैसे हम जैसे सपोज करो लॉजिस्टिक सप्लाई करेंगे, सर्विस सपोर्ट करेंगे, मेडिकल, फ्यूल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ हम देंगे। जैसे सपोज करो ये इंडिया है, यूएस की जो शिप है वो पैसिफिक के पास है, नियर बाई आप लगा लो कि पैसिफिक के रीजन वाले साइड में। तो इसके बजाय कि वो अमेरिका में फिर दोबारा जाए, अगर उसको कोई रिपेयर की ज़रूरत है, अगर उसे फूड की ज़रूरत है, अगर ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर की ज़रूरत है, मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत है, तो वो पहले कहाँ आएंगे, नियर बाई कंट्री जहाँ भी उनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ होगा। तो इंडिया के साथ यही एग्रीमेंट हुआ कि अगर इनकी ज़रूरत उनको पड़ेगी तब हम उनको ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे। सो अभी यूएस की नेवी शिप जिसको हम USNS, जैसे हम INS लगाते हैं ना, तो वैसे वो क्या लगाते हैं, USNS लगाते हैं। सो कट्टुपल्ली शिपयार्ड जो है LNT एट एनोर जो है हमारा क्या है, एक मेजर पोर्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस इसकी हो रही है। ये एक तरीके का यूएस और इंडियन मिलिट्री की पार्टनरशिप है ना। तो फर्स्ट टाइम ऐसी आई है। तो इस शिप का नाम क्या है, USNS चार्ल्स ड्रू। USNS चार्ल्स ड्रू जो है 11 दिन के लिए कट्टुपल्ली शिपयार्ड में रहेगी। ओके, तो ये भी एक तरीके से इंडिया की यूएस की जो 2+2 डायलॉग है उसका ही एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा। इनको अभी लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से दीपल रंगम दस्तौन। मे भी मैं प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ी इसकी गलत कर रहा हूँ, अगर किसी को इस पर आपत्ति हो तो माफ़ी चाहता हूँ। बट ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसको इस तरीके ये जो है प्रोनाउंसिएशन उसकी होती है। सो दलाई लामा जो तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर है, उनको लद्दाख का जो है वो क्या दिया गया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। ओके, 2022 SFF अंडर-20 फुटबॉल चैम्पियनशिप जो है ये आपकी कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर मतलब इंडिया में हो रही थी, जिसमें इंडिया ने ये जीती है। इसको हम बोलते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, SAFF। इसका कंपटीशन में इंडिया ने बांग्लादेश को बीट किया है और क्लिंच किया है अंडर-20 चैम्पियनशिप को। इसमें जो शिवजीत सिंह लेम्पापोकम जो है वो कैप्टन थे इंडियन टीम के, और सोम कुमार जो थे वो गोलकीपर थे। तो ये जो आपकी SAFF है ये 1997 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है नेशनल हैंडलूम डे। देखो नेशनल हैंडलूम एक तरीके से 7 अगस्त को हम इसको सेलिब्रेट या ऑब्जर्व करते हैं। जो भी हमारे हैंडलूम वेवर्स हैं, अगर आपने देखा होगा तो 1905 में हमारा स्वदेशी मूवमेंट आया था, उसमें भी हमने क्या किया था, इंडियन क्राफ्ट और इंडियन हैंडलूम को प्रमोट करने की बात की थी। जो हमारे लोकल, जैसे सपोज करो अब इंडियन हैंडलूम नेशनल हैंडलूम की बात करेंगे तो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल आर्टिशंस जो होते हैं
उनको किस तरीके से, हमारे कल्चर जो हेरिटेज है उसको किस तरीके से प्रमोट किया जाए, और जो लोग इसको प्रमोट करते हैं उससे किस तरीके के लोगों की लिवलीहुड को क्या किया जाए, सुधारा जाए। तो इस तरह का जो थीम है वो है हैंडलूम एंड इंडियन लेगेसी। देखा, इसी में प्रूव किया है कि इंडियन लेगेसी है, जो हमारा लोकल हैंडलूम है वही इंडिया की क्या है, लेगेसी है। गोवा सीएम प्रमोद सावंत, इन्होंने बोला है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 100% इम्प्लीमेंट की जाएगी। कहाँ पे, गोवा में, ठीक है ना। जो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है अभी स्टेट गवर्नमेंट्स में, कई स्टेट गवर्नमेंट से फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है, तो ये इन्होंने ऐलान किया है कि हम ये पूरी तरीके से कॉलेज टू यूनिवर्सिटी तक, ऑलरेडी ये लेवल से स्टार्टेड हो चुकी है, बट नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से ये हायर एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूशंस में भी इसको क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। डिफेंस एक्सपो जो कि हमारी पोस्टपोन हो गई थी, वो अब दोबारा वही उसी प्लेस पे जहाँ पे ये पहले होनी थी, दैट इज़ गांधीनगर डिफेंस एक्सपो। तो 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो जो है ये गांधीनगर में होगा, ठीक है। इसमें लैंड, नेवल और होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम जो है ये अपनी एग्जीबिशंस लगाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इसमें वेपन्स वगैरह भी होते हैं, और फॉरेन कंट्रीज़ भी इसमें आती हैं जिसमें इंडिया की वेपन्स को दिखाया जाता है। सो थीम जो है इस बात का वो है पाथ टू प्राइड। सो ये जो डिफेंस एक्सपो ये एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है डिफेंस सेक्टर का। ये मार्च एक तरीके से 22 में ड्यू टू लॉजिस्टिक प्रॉब्लम जो फेस की गई पार्टिसिपेंट की, इसकी वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। नागासाकी डे, इसको मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। बट इसका एक चीज़ का नाम ध्यान में रखना कि इसको फैट मैन कहा जाता है। अगर उसको लिटिल बॉय कहा जाता था तो इसको क्या कहा जाता है, नागासाकी डे में जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम क्या रखा था, दैट इज़ फैट मैन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल वो होते हैं जिनका कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, पिछड़ा हुआ है, या फिर वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसको बोलने वाले कम हैं। जैसे सपोज करो कोई कल्चर है, कोई लैंग्वेज है, उसको बोलने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो आसपास के कल्चर के साथ ज़्यादा मेल नहीं खाते हैं और वो बिल्कुल अलग हैं। तो उनके राइट्स को और उनकी कम्युनिटी को एक तरीके से प्रिजर्व करना ये उनका राइट है, और उसको एक तरीके से मनाया जाता है, दैट इज़ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, जो कि 9 अगस्त को, याद रखना जिस दिन नागासाकी डे है उसी दिन आपका इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल है। तो इसका थीम जो इस बार का दैट इज़ द रोल ऑफ इंडिजीनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। सो 1994 में यूनियन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था टू डिक्लेयर अगस्त 9 एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, तो देखिए अभी रिसेंटली नीति आयोग के जो मेंबर है वी के सारस्वत, इन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि हमें बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स या न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने से अच्छा है कि हम एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाएं जिनकी जो कैपेसिटी है वो 300 मेगावाट पर यूनिट होगी, जिससे जो कि एक तरीके से 1/3 ऑफ जनरेटिव कैपेसिटी होगा, जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो करता है उसका 1/3 होगा। और ये हमें 5 सालों में आराम से बनकर रेडी हो जाएगा, जो कि हमारी नॉर्मल जो पावर सप्लाई है उसको एक तरीके से मेंटेन करेगा। और ये हमारे जो थर्मल प्लांट्स है जिससे हमें सबसे, अगर आपसे कोई बोले कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बिजली पैदा की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है, वो थर्मल मतलब कोल के द्वारा क्या है बिजली पैदा की जाती है। सो इसको क्या करेगा, रिप्लेस, क्योंकि इससे क्या होता है कई ज़्यादा पोल्यूशन होता है और उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है ना। तो अब इसमें एक चीज़ का आप ध्यान में रखना कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर कितने हैं, तो इंडिया में अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करें तो इंडिया में टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और आपके 7 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, ठीक है। 7 न्यूक्लियर प्लांट्स है। जो सबसे पहला या सबसे पुराना हमारा है दैट इज़ तारापुर, जो कि आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। और हमें रशिया के साथ जो हमने मिलकर बनाया दैट इज़ कुंडकुल्लम, जो कि इसकी कैपेसिटी जो है बिजली की वो सबसे ज़्यादा ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। थोरियम बेस्ड अगर हमारा कोई अगर इंडिजीनियस जो हमारा थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट है दैट इज़ योर कलपक्कम, ये भी आपका तमिलनाडु में, कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट ये भी आपका तमिलनाडु में है। लॉन्गेस्ट रनिंग की अगर हम बात करते हैं कि लॉन्गेस्ट रनिंग का मतलब होता है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे देर तक चलता रहा, 980 डेज़, अराउंड 980 डेज़ तक, दैट इज़ आपका काइगा न्यूक्लियर प्लांट जो कि आपका कर्नाटका में है। तो कर्नाटका वाला काइगा जो है लॉन्गेस्ट रनिंग, मतलब लॉन्गेस्ट रनिंग का मतलब है कि उसमें अगर 4 रिएक्टर्स होंगे तो वो 4 रिएक्टर्स में से एक रिएक्टर जो है वो काफ़ी देर मतलब 980 डेज़ तक कंटिन्यूसली चला। सो वो एक तरीके से लॉन्गेस्ट रनिंग जो है वो न्यूक्लियर प्लांट जो है रहेगा। और अगर हम फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो दैट इज़ अप्सरा। अप्सरा इज़ द
फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि आपका कहाँ पे रखा गया था, बार्क में, दैट इज़ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और एक और आपको यहाँ पे रिएक्टर मिलेगा विच इज़ नोन एज द वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑफ इंडिया, दैट इज़ ध्रुव, विच इज़ आल्सो इन बार्क। ठीक है, बार्क आपका कब बना था, 1967 में इसका नाम चेंज किया गया था, दैट इज़ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि कहाँ पे है आपका, इट इज़ इन ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे कहाँ है आपका, मुंबई में। ओके, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली जो महिला DG बनी है, दैट इज़ वुमेन डायरेक्टर जनरल, दैट इज़ नलथम्बी कलेसेल्वी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में, ये पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है CSIR की, जो कि 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया। तो ये ध्यान में रखना है कि CSIR जो है उसके प्रेसिडेंट हमेशा कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंडियन आर्मी एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी लॉन्च किया है हिम ड्रोनेथॉन प्रोग्राम। ये कोलैबोरेशन प्रोग्राम है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ, टू सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। मतलब एक तरीके से इंडिया में ही क्या बनाए जाएंगे, ड्रोन्स बनाए जाएंगे। सो इट इज़ एम टू प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू द इंडियन ड्रोन इकोसिस्टम टू डेवलप ब्रेकिंग ड्रोन कैपेबिलिटीज और मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रंट लाइन ट्रूप्स। क्योंकि आजकल अब आप देखेंगे तो आने वाले कल में आपके जो फौजी हैं, आप देखते हो तो वो नहीं लड़ेंगे आगे जाके। एक तरीके से AI को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, उसी तरीके से ड्रोन्स के थ्रू भी अटैक किया जाएगा। सो जो AI आर्मी ऑपरेशंस के लिए जो हिमालयाज़ में ड्रोन्स जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल, जैसे चाइना बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है, आपने सुना भी होगा पाकिस्तान जो है वो हथियार सप्लाई करता है बॉर्डर एरियाज़ में ड्रोन्स के थ्रू। तो देखो किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के बेस पे अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, वो भी ड्रोन अटैक था। तो ये एक तरीके का है कि इंडियन आर्मी को इससे प्रिपेयर भी रहना और इसको एक तरीके से कैसे यूज़ किया जा सके। तो इसमें हमें इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रमोट करना। तो इसीलिए ये हिम ड्रोनेथॉन जो है वो एक प्रोग्राम जो है इंडियन आर्मी की कोलैबोरेशन के साथ स्टार्ट किया गया। वज्र प्रहार डिफेंस एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया कि ये इंपॉर्टेंट होती। सो जैसे युद्ध अभ्यास अभी रिसेंटली हुई थी इंडियन और अमेरिका के बीच में, तो एक और स्पेशल फोर्सेस के बीच में, इंडियन स्पेशल फोर्सेस और US स्पेशल फोर्सेस के बीच में बकलो हिमाचल प्रदेश में एक स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल है, जो स्पेशल फोर्सेस का ट्रेनिंग स्कूल है बकलो हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पे एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है वज्र प्रहार। ठीक है, ये इसका 13th एडिशन था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, रशिया ने अभी सक्सेसफुली ईरान की सैटेलाइट को जो है वो उसकी ऑर्बिट में पहुंचाया। ठीक है, तो रशियन रॉकेट ने सक्सेसफुली लॉन्च ईरानियन सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, खयम। ये जो खयम नाम रखा है ये उमार खयम है, जो कि एक पर्शियन साइंटिस्ट थे 11th और 12th सेंचुरी में, उनके नाम पे ये नाम इसका रखा गया। तो ये जो रॉकेट था इसका नाम था सोयूज रॉकेट, जो कि कजाकिस्तान से इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। केरला गवर्नमेंट टू लॉन्च मोबाइल ऐप टू कर्ब GST इन्वेजन। देखो कई लोग जो हैं वो टैक्स पे नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया केरला गवर्नमेंट ने कि एक मोबाइल ऐप बनाई जिसमें जो जितने भी ओरिजिनल बिल्स हैं, कोई भी कस्टमर है वो अपने ओरिजिनल बिल्स को क्या कर सकता है, अपलोड कर सकता है और विन प्राइजेस कर सकता है। मतलब विन प्राइजेस का मतलब है कि वो प्राइजेस भी जीतेगा, ताकि लोगों में एक एक्साइटमेंट जनाने की जरूरत है कि अगर आप करेंगे तो आपको प्राइजेस भी मिल सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने GST इन्वेजन जो करते हैं लोग, उसको कम करने के लिए किया, तो इसको लक्की बिल ऐप का नाम भी दिया गया, क्योंकि ये एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें आपको लक्की प्राइजेस भी आपको मिल सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि इससे उनकी टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ेगी और लोगों को भी एक तरीके से इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो टैक्स पे करें। तो इसमें आपको GST डिपार्टमेंट जो है वो रिटर्न फाइल जो है वो आपको अपलोडेड बिल्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। पॉपुलेशन ऑन डिजिटल करेंसी, तो वो कौन सी, हर देश की एक अभी UN ने एक डाटा निकाला है जिसमें ये देखा गया है कि 7% जो इंडियंस है वो जो है वो डिजिटल करेंसी, जैसे कि आपकी क्रिप्टो करेंसी जिसको हम बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो मतलब इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का आप देखोगे तो 7% लोग ही एक तरीके से डिजिटल करेंसी को यूज़ करते हैं। और यूक्रेन जो है वो इसमें टॉप पे है, 12.7% है, और रशिया जो है वो 11.9% है, वेनेजुला 10% है, सिंगापुर 9%, कीनिया 8%, US 8.3%। सो मतलब इंडिया 7% जो है पॉपुलेशन वो डिजिटल करेंसी को यूज़ करती है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो कोविड-19 में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, न्यू वर्चुअल स्पेस म्यूजियम, ये इसरो ने अभी लॉन्च किया, जिसका नाम क्या रखा गया है, स्पार्क। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1969 में बनी थी। ठीक है, तो 1969 में ये बनी है, और जो इसके चेयरमैन है दैट इज़ S सोमनाथ, इसके चेयरमैन है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है।
और इसका जो सबसे मेन लॉन्चिंग पैड है दैट इज़ श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है, जिसको हम बोलते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके, सो स्पेस म्यूज़ियम, स्पार्क स्पेस म्यूज़ियम जो है, जो कि इसरो के जितने भी मिशंस हैं उन सभी को एक तरीके से शोकेस किया जाएगा इसमें। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम कर रहे हैं उसके लिए मेन है। नेक्स्ट, फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये अभी किसको मिलने वाला है, तो दैट इज़ शशि थरूर, जो कि एक सीनियर कांग्रेस लीडर है। तो इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। इससे पहले उनको स्पेनिश गवर्नमेंट ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2010 में दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 अगस्त को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। सो ये इसका जो मेन मतलब ऑब्जेक्टिव जो है 2022 का, उसमें मेन है कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको पूरा करना, और जो द नो वन लीव बिहाइंड, तो मतलब सभी को इसके साथ लेकर चलना है। और इस बात का जो थीम है दैट इज़ इंटरजनरेशनली सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, ये इसका क्या है थीम है। बट यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा कि नेशनल यूथ डे जो है वो हमारे इंडिया का अपना है, वो जो कि विवेकानंद जयंती भी होती है 12 जनवरी को, तो 12 अगस्त एंड 12 जनवरी, ये कंफ्यूज नहीं होना है आपने। तो हम क्या करते हैं, जो स्वामी विवेकानंद का जो बर्थ डेट है उस दिन हम क्या करते हैं, हम नेशनल यूथ डे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये 1985 से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो नेशनल यूथ डे भी आपको ध्यान में रखना है, बट यहाँ पे हम इंटरनेशनल यूथ डे की भी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ जो प्लेयर हैं कैरन पोलार्ड, ये पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 600 T20 मैचेस खेले हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लीग्स भी खेलते हैं, डोमेस्टिक लीग्स भी खेलते हैं, तो इस वजह से इन्होंने सबसे ज़्यादा T20 खेलने वाले ये पहले प्लेयर बने हैं। इनके पीछे ड्वेन ब्रावो जो कि वेस्ट इंडीज़ के ही हैं, शोएब मलिक जो पाकिस्तान के हैं, क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं, रवि बोपारा जो कि इंग्लैंड के हैं, यूके के हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा 2G एथेनॉल प्लांट, ये अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने हरियाणा में पानीपत वाले इलाके में ये क्या किया है, इसको इनॉग्रेट किया है। 2G जनरेशन एथेनॉल प्लांट जो है ये कमीशन किया है ऑन द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जो है कि एक तरीके से जो स्टबल बर्निंग जो हरियाणा में हो रही है, और या फिर उसके स्टबल बर्निंग का मतलब जिसको आप हिंदी में पैडी स्ट्रॉ या पराली भी बोलते हो, जो कि आपकी राइस की निकलती है। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि उसको जला दिया जाता है। जैसे राइस के आप ऐसे आते हैं, उनको ऊपर से तो काट दिया जाता है, पर ये इसको खेतों में मिक्स नहीं किया जा सकता, तो ये एक तरीके से जला दी जाती है। तो इसको ना जलाया जाए इसलिए इसको यूज़ किया जा सकता है एज ए इथेनॉल। तो इसके लिए इथेनॉल प्लांट जो है वो अभी लगाया गया है। सो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मदद से ये लगाया जाएगा, पानीपत में लगाया जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, सो इथेनॉल प्रोडक्शन जो है पैडी स्ट्रॉ विल बी परचेज फ्रॉम द फार्मर्स, एंड फॉर दिस पर्पस 12 कलेक्शन सेंटर्स हैव बीन सेट अप नियर बाय पानीपत एंड करनाल। नेक्स्ट लंगिया, देखो चाइना में एक और वायरस जो है वो अभी फैल रहा है, जो एक न्यू जूनोटिक वायरस है जिसका नाम क्या है, लांगिया, जो कि डिस्कवर्ड किया गया है चाइना में। ये भी कोरोना वायरस की तरह डेडली है। ये इट इज़ अ टाइप ऑफ हेनिपा वायरस, जो कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए लांगिया हेनिपा वायरस और लेवी, ये आपको ध्यान में रखना है। इट वॉज डिटेक्टेड इन द शंदोंग एंड हेनन प्रोविंस इन द चाइना, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आप कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हो तो वो वुहान वायरस भी उसको बोलते थे क्योंकि वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए शदोंग एंड हेनान प्रोविंस में दिखा है। सो ये एक तरीके से फिलोजेनेटिकली डिस्टिंक्ट है एनिपा वायरस ही है, जो कि एक तरीके से बायोसेफ्टी लेवल 4 में इसको रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके एनिमल्स और ह्यूमंस, अब यहाँ पे देखो एनिमल्स टू ह्यूमंस इसको दिखाया गया है कि ये ट्रांसमिट होता है, बट अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है कि नहीं। तो जनरली आपकी जो गोट्स और डॉग्स हैं डोमेस्टिक एनिमल्स में, उनमें ये एक तरीके से पाया गया है। सो अभी 30 to 36% जो हैं डिफरेंट रीजन्स में इन प्रोविंस में इस वायरस से पाए गए हैं, बट अभी तक ये नहीं पता लगा है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि वो इंसान आपस में कभी भी एक दूसरे से नहीं उनका कोई कनेक्शन दिख रहा है। नेक्स्ट है स्माइल 75 इनिशिएटिव, ये गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट किया है, ये ध्यान में रखना। इट इज़ स्माइल 75 इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसमें 75 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को एक तरीके से रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन प्रैक्टिस द एक्ट ऑफ बेगिंग। तो मतलब जो बैगर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो भीख मांगते हैं लोग सड़कों पे, उनको क्या करना है, रिहेबिलिटेट करना है
और उनको अच्छी ज़िंदगी उनकी बनानी अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसका जो स्माइल इसका स्टैंड है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंटरप्राइजेस। इसमें एनजीओज़ को भी एक तरीके से उनकी हेल्प भी ली जाएगी, जो कि इसको नेशन वाइड में लॉन्च करेंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड पे भी। इसमें मेनली क्या किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, एजुकेशन देखी जाएगी, अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी, उनको जिनको मेडिकल फैसिलिटी, जैसे किसी का हाथ कटा है, पैर कटा है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, है ना। और स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि वो भीख ना मांगे, मतलब अपनी तरीके से अर्निंग जो करना चाहते हैं उसको अर्निंग वो कर सकते हैं इससे। तो ये स्माइल 55 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपने। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। ये एक तरीके से रेल रूट है बिटवीन द चाइना एंड नेपाल। सो अभी रिसेंटली चाइना और नेपाल ने एक कंसेंट पे साइन किया है कि वो एक स्टार्ट करेंगे ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, जो कि चाइना का जो आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखा होगा उसका ही एक तरीके से पार्ट है। तो चाइना ग्रांट असिस्टेंस ऑफ 118 मिलियन टू नेपाल। तो ये एक तरीके से फिर से एक तरीके से ट्रैप में फंसाया जा रहा है नेपाल को। मैं तो ये कहूँगा जैसे श्रीलंका को फंसाया गया, बांग्लादेश को फंसाया गया, अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो नेपाल है। सो इंडिया के साथ भी चाइना, नेपाल और इनके बीच में मैंने आपसे पहले भी बात की है कि ट्रेन रूट्स बनाए गए हैं, तो उसी तरीके से चाइना भी बना रहा है, क्योंकि नेपाल जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है ना। ये एक लैंडलॉक कंट्री है और इसके क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड 90% ट्रेड जो है वो शिपिंग के थ्रू होता है, तो इसको कोई ना कोई तो चाहिए कंट्री। तो एक तो इंडिया होता है, कलकत्ता पोर्ट से डायरेक्टली इनके पास जाता है सामान, तो इंडिया पे ये डिपेंड नहीं होना चाहते, इसलिए तो अब ये चाइना की तरफ भी जा रहे हैं। तो चाइना भी इनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो है वो मदद करेगा ताकि इनकी भी एक तरीके से कनेक्टिविटी हो, रेलवेज़ और कम्युनिकेशन नेटवर्क इनका भी बढ़े, और इस तरीके से वो भी वर्ल्ड के साथ क्या है उनका जुड़े। क्योंकि जितना आप ट्रेडिंग के साथ दूसरी दुनिया के साथ जुड़ोगे, दूसरी दुनिया कहने का मतलब वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के साथ जुड़ोगे, उतना ही आपकी कंट्री क्या करेगी, ग्रो करेगी। नेक्स्ट है उदार शक्ति या उद्र शक्ति, जो है ये इंडिया और मलेशिया के बीच में ये जो अभी एक्सरसाइज हुई है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ये भी आपने ध्यान में रखना होता है एक्सरसाइज में कि वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि वज्र प्रहार जो है वो एक तरीके की स्पेशल फोर्सेस की जो है वो एक्सरसाइज है। तो उदार शक्ति जो है ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड मलेशियन एयरफोर्स। और आपने सुना भी होगा कि तेजस जो है वो मलेशियन एयरफोर्स जो है वो क्या करना चाहती है, खरीदना चाहती है। तो इसमें तेजस को भी वो एक तरीके से क्या करेंगे, टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये थे आपके 7 से 13 अगस्त के बीच के करंट अफेयर्स। सो चैनल को ना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम में तो आप देखिए, क्योंकि इसकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं सो आपको टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसको एज ए नोट्स रखना चाहते हैं। और इंस्टाग्राम आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें जितनी भी रिसेंटली करंट अफेयर्स होते हैं, न्यूज़ होती है, कोई भी नोटिफिकेशन आई है, कोई भी एग्ज़ाम निकला, तो उसकी सारी नोटिफिकेशंस आपको वहाँ से मिल जाती हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।